चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नस्ल धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सारा फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का आलय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। मटमैली चट्टानों का बरधाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का तात बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है यहाँ, अंधकार के विरुद्ध है यह महाज्योति प्रज्ञालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा परिकल्पित उत्प्रेरित उपक्रम बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का 14वां ज्ञान पुष्प सुगंध से सराबोर आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। आभासी माध्यम से जुड़े सभी सहृदय श्रोता दर्शक मित्रों, सुधी विद्वज्जनों का गांधी और विनोबा की कर्मभूमि वर्धा से सादर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। मित्रों, बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला की शुरुआत पिछले दिनों भारतीय ज्ञान परंपरा से हुई, जो ज्ञान अनुशासन के विभिन्न धरातलों का सिंचन करते हुए लगातार निरंतर अविरल प्रवाहमान है, जिसका पिछला यानी 13वां ज्ञान पुष्प आत्मनिर्भर भारत, संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर केंद्रित रहा। आज के प्रबोधन का विषय है स्वच्छता का समाजशास्त्र, आज का भारत और हम।
आभासी पटल पर श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी की दूरदर्शिता, भारतीयता के प्रति समर्पण, बिखरे को सहेजने का संकल्प तथा परंपरा को और प्रवाहमान करने की प्रतिबद्धता से प्रारंभ इस अकादमिक सांस्कृतिक ज्ञान श्रृंखला के आज के उद्बोधक हैं श्रद्धेय डॉक्टर बिंदेश्वर जी पाठक। आदरणीय पाठक जी स्वच्छता, समरसता और भारतीयता के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपके परिचय का फलक व्यापक है, जिसे कुछ शब्दों में आकार दे पाना मेरे लिए बेहद कठिन है, फिर भी प्रयास करता हूं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आधुनिक भारत में मानवतावादी विचारधारा के साथ वर्तमान सदी के अग्रणी समाज सुधारक हैं। आप एक क्रियाशील समाजशास्त्री तथा समाज सुधारक हैं। आप में सामाजिक वैज्ञानिक के साथ साथ एक वैज्ञानिक, अभियंता एवं तकनीकी विशेषज्ञ और सुयोग्य प्रशासक के सभी गुण मौजूद हैं। आप एक दार्शनिक एवं समाज सुधारक के साथ साथ लेखक, कवि, संगीतकार एवं गायक भी हैं। आप पटना विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र एवं अंग्रेजी दोनों विषयों में परास्नातक के साथ साथ पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। आप सुलभ स्वच्छता एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक तथा स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष स्मरणोत्सव समारोह तथा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती स्मरणोत्सव समारोह के आप भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति के माननीय सदस्य हैं। डॉक्टर पाठक में सामाजिक समस्याओं के समाधान की अद्भुत क्षमता है, इसलिए आपको सॉल्विंग साइंटिस्ट भी कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंटिस्ट भी कहा जाता है। आपने कई तकनीकों का आविष्कार किया है। भारतवर्ष में खुले में शौच करने एवं सिर पर मैला ढोने जैसी प्रथा को समाप्त करने के लिए सुलभ शौचालय तकनीक का आपने आविष्कार किया। डॉक्टर पाठक द्वारा आविष्कृत इस तकनीक को बीबीसी होराइजन्स ने दुनिया के 5 आविष्कारों में से एक आविष्कार माना है। यूएन हैबिटाट ने सुलभ तकनीक को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस घोषित किया है। यूएनडीपी ने घरों में सुलभ शौचालय बनाने की अनुशंसा की है। सुलभ शौचालय तकनीक को वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, भारत सरकार, चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि संस्थाओं व सरकारों ने अपनाया और इसके प्रयोग के लिए अनुमोदन किया है, जिसका पूरा श्रेय श्रद्धेय डॉक्टर बिंदेश्वर जी पाठक को जाता है। डॉक्टर पाठक ने अस्पृश्यों को सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त कराकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। आपने वृंदावन की माताओं को सुखमय जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। वहीं समाज और परिवार से तिरस्कृत इन महिलाओं को समुचित प्रतिष्ठा भी दिलाई है। डॉक्टर पाठक के प्रयास से अब तक 12 लाख से भी अधिक लोग मैला ढोने के अमानवीय कार्य से मुक्त किए गए हैं तथा अब तक 15 लाख घरेलू शौचालयों तथा 9 लाख से अधिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जो स्वच्छता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं। करीब 200 सार्वजनिक शौचालयों से उत्सर्जित मानव मलमूत्र से बायोगैस के उत्पादन का श्रेय भी आपको जाता है। आप भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान के में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में डॉक्टर पाठक ने भारत में एक नई क्रांति का प्रतिपादन किया है। आपके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने वर्ष 1991 में आपको पद्म भूषण से अलंकृत किया। सन 2009 में आपको स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया, जो जल क्षेत्र में नोबेल प्राइज के समतुल्य है।
सन 2014 में आपको मदर टेरेसा स्मारक सम्मान से सम्मानित किया गया। 2015 में ब्रिटेन की पत्रिका द इकोनॉमिस्ट द्वारा प्रकाशित सामाजिक जीवन में से जुड़े विश्व के 50 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में आपका नाम सम्मिलित किया गया, जो हम भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। सन 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डॉक्टर पाठक WHO पब्लिक हेल्थ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किए गए। इसी वर्ष न्यूयॉर्क ग्लोबल लीडर्स डायलॉग द्वारा आपको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल ब्लासियो ने दुनिया को आगे ले जाने के लिए आपके असाधारण योगदान को 14 अप्रैल 2016 डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक दिवस घोषित किया। यह भारत के लिए वास्तव में भारत के सपूत के नाम पर दुनिया के दूसरे देश में दिन घोषित किया जाना हम सबके लिए गौरव का विषय है। इसी वर्ष आपको फ्रांस के शहर मांटीरे की मानद नागरिकता से सम्मानित किया गया। 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं उपाधियों से अलंकृत डॉक्टर बिंदेश्वर जी पाठक को 2019 में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में गांधी शांति पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार सुलभ इंटरनेशनल को भारत सरकार की ओर से अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन में उसके योगदान को एक तरह से स्थापित करने के लिए दिया गया। वास्तव में आज इस मंच पर, इस आभासी मंच पर आदरणीय श्रद्धेय बिंदेश्वर जी पाठक को सुनना एक अनुभव से गुजरने जैसा है। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से ऐसे विभूति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बड़े सम्मान के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर बिंदेश्वर जी पाठक। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी, श्रृंखला के संयोजक आचार्य अनिल कुमार राय जी और बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला के महत्वपूर्ण संवाद श्रृंखला में भाग लेने वाले सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वेबिनार आयोजन के लिए आयोजन समिति के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। स्वच्छता का समाजशास्त्र, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और हम ज़्यादातर अपने अनुभवों की बात करेंगे और कुछ महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को भी इसमें लेंगे। और मैं शब्द जैसा अहंकार का शब्द है, इसलिए हर बार में मैं कहना थोड़ा हमारे लिए उचित नहीं लगता है, लेकिन चूंकि अब संभाषण है तो कहना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार के शब्द है ये मैं। तो ये महत्वपूर्ण क्या है कि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और जैसा राय साहब ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय से मैंने समाजशास्त्र की पढ़ाई की और जब मैं इस कार्य में आया, कौन कार्य, जो मैं पहले शिक्षक हुआ गांधी हाई स्कूल सहदेव बुजुर्ग जो वैशाली बिहार में है,
फिर छोटे मोटे 2-4 काम भी किए और 1968 में बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति में मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला। वहीं पर मुझे हमारे जो महासचिव थे सरयू प्रसाद, उन्होंने कहा कि गांधी का सपना था मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने का और खुले रूप में शौच की प्रथा को बंद करने का और साथ साथ छुआछूत को मिटाने का। ये तीनों कार्य मुझे दिए गए। अब मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य का विषय था कि मैं एक अलग परिभाषा दी है मैंने अभी, जो बाद में चर्चा करेंगे उसकी। तो मुझे लगा कि मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ और बचपन में हमारे घर में महिलाएं डोम आती थी बांस का सूप डगरा इत्यादि देने के लिए, और जब लौटती थी वो तो मेरी दादी पानी छींटती थी वहाँ तक जहाँ तक कि हम लोगों की जमीन थी। तो मुझे कौतूहल होता था कि इतने लोग घर में आते हैं, जब लौटते हैं तो दादी पानी नहीं छींटती है, इस महिला के लिए पानी क्यों छींटती है? तो लोगों ने कहा कि वो अछूत है, वो जब चलती है तो धरती जो है छू जाता है, तो दादी पानी से उसको शुद्ध करती है। तो एज ए चाइल्ड कौतूहल होता था मुझे, तो मैंने एक दिन इसको छू के देखा कि इसके छूने से यदि अछूत है तो कोई रंग में या किसी में शरीर में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। तो नहीं आता था। तो मुझे आदत पड़ गई कि जब आती थी कभी कभी या मैं होता था घर पर, तो उसको छू कर देखता था मैं। एक दिन क्या हुआ कि दादी मुझे छूते हुए देख ली। अब घर में बड़ा कोहराम मचा, पंडित जी को बुलाया गया, किसने अछूत को छू दिया है, कैसे घर में रहेगा अब ये रहेगा। तो पंडित जी ने व्यवस्था दी कि इनको गाय का गोबर, गाय का मूत्र पिलाया जाए, और वो माघ महीना था कि जल से स्नान कराया जाए, गंगा जल से। अब आप सोचिए, लड़कों ने पकड़ लिया मुझे और दादी ने बाजबस्ती, अब गाय का गोबर खाना तो बहुत मुश्किल है, तो जबरदस्ती दादी ने मुंह में उसको ठूसा और पानी पिलाया उसमें। अब उसका तो वर्णन करना बहुत मुश्किल है, समय भी कम होगा। तो वहीं से मुझे ये दिमाग में बात आई कि समाज में ऐसे कैसे होते हैं कि कुछ लोग अछूत होते हैं, कुछ छूत होते हैं। लेकिन इतना छोटा बच्चा था 7-8 वर्ष का, उस समय कहीं मेरे दिमाग में बात आई नहीं। फिर जब मैं जब बड़ा हुआ, पढ़ने का जब हुआ, तो मेरे मन में इच्छा थी प्राध्यापक बनने की। मेरा एक ही, बच्चों से पूछता है ना क्या बनना चाहती हो, तो मुझे प्राध्यापक बनने की जो इच्छा थी वही मेरा सपना था। तो लेकिन हो नहीं पाए। तो ये इसमें जब वो सब करते करते जब पटना गांधी शताब्दी समिति में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब काम करने का मौका मिला और मुझे ये कहा गया कि ये करना है, तो समाज शास्त्र में हम लोग को पढ़ाई हुई थी कि जिस समुदाय के लिए काम करना हो उसके साथ रैपो बिल्ड करना चाहिए। तो उस ख्याल से मैं बिहार में एक ये भी कॉन्सिडेंस है कि गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन
बिहार के चंपारण से शुरुआत उसकी हुई, और मेरा भी जो भंगी मुक्ति का आंदोलन था उसकी शुरुआत भी चंपारण से हुई। तो मैं वहाँ पर एक कॉलोनी है बाबू जगजीवन नाम के नाम पर, वहाँ जाके मैं 3 महीने रहा, उनके साथ खाना खाया, बैठे, बात किया, कुछ लोगों को समझाया, पढ़ाया लिखाया भी, और शराब बहुत पीते थे तो कहा कम पिया करो, ये सब। और खेती थी के पास में, तो खेती उनके साथ किया हमने। ये सब करते कराते 3 महीना समय लगा मुझे। एक दिन क्या हुआ कि एक नई नवेली दुल्हन, उसको उसके सास ससुर शौच साफ करने के लिए बेतिया शहर में जाकर बाध्य करने लगे। वो जोर जोर से रोने लगी। लगता है उसके घर में वो काम नहीं होता होगा, उसके पिताजी कहीं सरकारी नौकरी में होंगे। तो लेकिन उसकी सास जो है बाजबस्ती उसको कहती थी कि जाओ साफ करो, जिंदगी भर तो वही काम करना है। तो वो जब हल्ला हुआ तो मैं नेवर में था, तो जा करके हमने पूछा भाई क्यों इसको आप लोग बाध्य कर रहे हैं शौच साफ करने के लिए। तो उसके सास ने मुझसे पूछा कि अच्छा एक बात पूछते हैं आपसे, जवाब दे दीजिएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा पूछिए। तो कहा कि ये बताइए मुझे, आज तो मैं इसको छोड़ दूंगी, लेकिन कल से ये क्या काम करेगी? ये काम तो इसको जिंदगी भर करना है। अब ये जो है एक आश्चर्य है, विडंबना भी है कि कोई अपराध कर दीजिए आप तो कुछ सजा हो सकती है, कुछ पैसे का, कुछ जेल की सजा हो सकती है, लेकिन अब छूट जा सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज ने, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ऐसे समाज का निर्माण किया जिसमें कुछ लोग ऐसे हुए जो वो कभी इससे मुक्ति पा ही नहीं सकते थे। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय था। और मेरे पास अब क्या करेगी कल से वो, उसका हाँ, उसके सास ने पूछा कि यदि सब्जी बेचेगी कल से ये, तो इसका सब्जी कौन खरीदेगा? ये बात अजीब है कि समाज ने इन लोगों को इस प्रकार से कर दिया कि दूसरा काम भी ये नहीं कर सकते थे। तो वो ये जो अछूत कहलाए, तो मेरे पास कोई जवाब था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं चाहती है तो छोड़ दो इसको। दूसरी घटना घटी कि कुछ दिन के बाद ये जो एक बच्चा छोटा सा था, लाल कपड़ा पहने हुए, मैं भी लाल बंडिया पहने हुए हूँ, तो वो जो सांड होता है ना, बुल, वो उसको देख करके मारने दौड़ा। तो लोग दौड़े बचाने के लिए उसको, लेकिन तब तक उसको काफी आहत कर चुका था। तो उस समय उसने इतना आहत कर दिया था, लेकिन जब लोग आए पूछे कौन है, तो किसी ने कह दिया कि ये तो वाल्मीकि कॉलोनी का बच्चा है। यह सुनते हुए सबने छोड़ दिया। आप सब समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और दूसरे भी विषय के होंगे, आप अंदाज कर दीजिए कीजिए कि ऐसा समाज बना हमारे यहाँ जो नाम से ही उसको बच्चों को छोड़ा। बच्चा का बचाने के लिए धर्म और जातियाँ पूछेंगे। उसको हम लोग ले गए अस्पताल में, वो दम तोड़ दिया। तो वही हमने गांधी की कसम खाई और ये कहा गांधी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, तो गांधी और अम्बेडकर के विचार में बहुत साम्यता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत अंतर भी है। अब स्वाभाविक अंतर होगा क्योंकि गांधी का जो जन्म है और गांधी की परवरिश हुई जो परिवार में, और डॉक्टर अम्बेडकर की जो का जन्म हुआ जिस परिवार में और परवरिश हुई, तो आकाश जमीन का अंतर है। तो स्वाभाविक है कि समाज के प्रति जो अत्याचार हो रहा था, गांधी भी चाहते थे कि वो दूर हो जाए।
लेकिन बाबा साहब थोड़े कटु थे इस ख्याल से कि उन्हें तो हर जगह अपमान सहना पड़ा छुआछूत का, जिस चर्चा हम बाद में करेंगे। जब मैंने रहना शुरू किया बेतिया में, तो हमारे पिताजी दुखी थे, माँ दुखी थी, और सबसे ज़्यादा दुखी थे हमारे फादर इन लॉ। मेरी शादी हो गई थी तो वो बड़े नाराज होते थे हम पर कि आप क्या काम ये सब करते हैं। लोग पूछता है कि दामाद क्या करते हैं, तो मैं क्या कहूँ कि अछूतों के यहाँ रहते हैं, साथ रहते हैं। और ये बताइए हमको आप कि हम लोगों को क्या कहें। तो मैंने कहा कि देखिए, हमारे बिहार में परंपरा है कि बड़े से हम लोग जवाब सवाल नहीं करते हैं, सुन लेते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। उस दिन मैंने थोड़ा प्रयास किया उनको कहने का कि मैं तो अब गांधी के सपना को पूरा करके रहूंगा, इतिहास का पन्ना उलट दूंगा या खो जाऊंगा। यदि मैं उलट दूंगा तो फिर आपकी लड़की के को हम साथ रहेंगे, हम लोग अच्छे से रहेंगे। अब नहीं हुआ तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस काम को अब मैं नहीं छोड़ सकता। अब इसमें ये जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो अनुभव हुआ हमको, तो जब बच्चा मर गया तो ये हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो $1 मिलियन क्वेश्चन था कि कैसे समाप्त किया जाए। आप सभी गांधीवादी हैं, और ज्यादातर गांधीवादी, मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा गांधीवादी ये कहते हैं कि गांधी ने क्या कहा था और गांधी ने क्या किया था। कोई उनसे पूछे कि भाई गांधी की बातों को, दर्शन को आपने क्या किया, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना अध्ययन किया है, यहाँ तक महादेव देसाई जो उनके सचिव थे, 35 वॉल्यूम की किताब उनकी निकली हुई है, हमने बहुत देखा उसमें। तो ये कहीं गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो नहीं कहीं पर है। तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर हो, गांधी हो, इनकी बातों को सुन के, समझ के, अब आप समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। गांधी के पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना चाहूँगा कि बाबा साहब आप लोग जानते होंगे, चूँकि आप तो उस विश्वविद्यालय के हैं तो बहुत कुछ कहना नहीं पड़ेगा उसमें, लेकिन कुछ बातों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब को पिताजी ने बुलाया, उनकी मिलिट्री में तो पिताजी थे, तो जब बुलाया छुट्टी के दिनों में, और जब गए वो, तो जब स्टेशन से उतरे, रेल से उतरे, तो उसके बाद हुआ कि बैलगाड़ी ठीक किया जाए। ये लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए थे, तो स्टेशन मास्टर ने समझा कि कोई अच्छे परिवार का ये लड़का सब है, तो गया बैलगाड़ी ठीक करने के लिए। उसी बीच में वो बातें हुई, तो उनको पता चला कि ये तो अछूत है सब, तो उन्होंने बात करना छोड़ दिया। खैर, जो बच्चे थे, डॉक्टर अम्बेडकर अपने और उनके साथ लोग थे, बैलगाड़ी को ठीक किया। लेकिन जब कहा कि ये महार है, तो वो बैलगाड़ी वाला उसने कहा कि गाड़ी आपको अपने हाँकना पड़ेगा, हम गाड़ी नहीं हाँकेंगे आपका। तो वो बच्चे सब ही किसी प्रकार से वो गाड़ी को हाँक करके गए। बीच में पानी पीने का भी मौका मिला, तो पानी नहीं मिला पीने के लिए। तो ये बहुत सी बातें हैं, चर्चा लंबी हो जाएगी, इसमें छोड़ दे रहा हूँ। तो ये कहने का मतलब है कि एक तो बचपन की कहानी है, उसके बाद जो पढ़ते थे तो अपने ही जो बोरा हम लोग कहते हैं, जो सब लोग बैठते हैं, तो अम्बेडकर अपने लेके जाते थे।
तो एक दिन इंस्पेक्टर, ये लोग जानते होंगे आप, सिर्फ विषय प्रवेश करने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो जब एक दिन इंस्पेक्टर आया स्कूल में जांच करने के लिए, तो क्लास में जाके प्रश्न पूछा कि आप बताओ कि कौन ऐसा चीज है जो आप लोग देख तो सकते हो, छू नहीं सकते हो। किसी ने कहा सूरज, किसी ने कहा चांद। तो अम्बेडकर उठे, उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये जो घड़े का पानी है, जो पिक्चर ऑफ वाटर है, इसको मैं देख तो सकता हूं लेकिन मैं छू नहीं सकता हूं। अब अम्बेडकर को अपमान कितना सहना पड़ा है सो आप लोग जानते होंगे, उसकी चर्चा बहुत करना ठीक नहीं है, समाज बदला भी थोड़ा सा है। लेकिन ये देखिए आप कि जितना अपमान सहना उनको पड़ा रहने के लिए, जब पढ़ते थे उसमें घर नहीं मिला रहने के लिए, या प्रोफेसर हुए तब, जो मिलिट्री सेक्रेटरी जब होके आए बाहर से, जब PhD करके, तो वो जो उनका चपरासी था ब्राह्मण, वो मुंह पर फाइल फेंक देता था वो। तो इस प्रकार से जो अपमान हुए, उस अपमान के चलते अब वो जो तालाब में पानी पीने के लिए जो चादर का तालाब है, वहाँ उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बहुत से साहित्य प्रकाशित किए, जो हमने पत्र भेजा है आपको, उसमें आप देखेंगे, लोगों को दे देंगे पढ़ने के लिए। तो उसमें जो बाबा साहब ने किताब छापी, पम्पलेट छापा, इसमें काफ़ी काम किया, लोगों को मिलाने की बात की, छुआछूत को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए बाबा साहब ने। और मेरा कहना है कि बाबा साहब ना होते तो जो अनुसूचित जाति के लोगों को जो स्थान मिला है, वो स्थान नहीं मिल पाता। इसका सारा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। तो ये अब देखेंगे, लेकिन इसी के चलते उनके मन में इतनी बातें आ गई कि जाति प्रथा के प्रति उनका विचार जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। आप लोग पढ़े ही होंगे एनाहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जो लिखा है किताब में। तो कहा कि जाति बंद करो, जाति प्रथा बंद करो। तो आप देखेंगे, मैं तो गांधी के का फॉलोअर हूँ और बाबा साहब का भी हूँ, लेकिन ये दोनों के संवाद जो हैं कुछ जगह वो इतने कटु हैं कि समटाइम्स बड़ा अजीब लगता है। लेकिन अम्बेडकर का कहना सही है कि क्योंकि जाके पैर न फटी हवाई, सो क्या जाने पीर पर आए। तो जो अपमान बाबा साहब अम्बेडकर को सहना पड़ा अपने जीवन में, MA PhD सब करने के बाद, वो गांधी को नहीं सहना पड़ा। तो गांधी एज ए महामानव उन्होंने प्रयास किया है कि छुआछूत दूर हो, उनको समाज में स्थान मिले, जिससे चर्चा बाद में करेंगे आपसे। वो तो गांधी ने किया, लेकिन यदि अम्बेडकर ने क्रोध में यदि जाति प्रथा के खिलाफ जो बातें की है, उसको हमको बर्दाश्त करके, सहन करके और प्रयास करना चाहिए। जो समाज में, जो कानून में तो है नहीं अब, लेकिन व्यवहारिक में कहीं कहीं सुनने को मिलता है, तो उस प्रकार का जो सामाजिक भेद है, विभेद है, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो आपने बुलाया है हमें बोलने के लिए, तो ये है कि बाबा साहब को सारा श्रेय जाता है अनुसूचित जाति के लोगों को जो आज स्थान मिला है समाज में। अब वो लोग भी पढ़ रहे हैं, अच्छे स्थान पर जा रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं, राजनीति में है, सब जगह है, तो उनको अब स्थान मिला है। उसमें गांधी का भी स्थान है, ऐसा नहीं कि गांधी का स्थान नहीं, गांधी का बहुत स्थान है। लेकिन छुआछूत की बात में जो अम्बेडकर ने के साथ जो गांधी का ये संवाद हुआ और फिर जो तय हुआ कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, और जो आरक्षण दिया गया, उसके कारण जो उन लोगों को लाभ मिला है और जो अच्छे अच्छे जगह पर आ रहे हैं,
इसका बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। इसलिए बाबा साहब के पर तो मैंने किताब लिखी थी, लेकिन उसमें जो संवाद है हमने जीलियट है, क्या नाम है भूल रहे हैं, तो वो उसको जब भेजा हमने प्रीफेस लिखने के लिए, तो उसने कहा कि लिखा पत्र में कि आप गांधी के फॉलोअर हैं और गांधी के बारे में इतने हार्ड बातें जो अम्बेडकर ने लिखी है उस पर आप कैसे लिख रहे हैं इसको। तो हमने लिखा कि देखो, हमें तो जो फैक्ट्स है वो कहना है, हमको अपनी भावनाओं को नहीं जोड़ना है। फिर भी हमने उसको दूसरे आदमी को दिया कि आप अपने नाम से निकाल लो इसको। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का समाज के उत्थान में, छुआछूत दूर करने में, उन को आरक्षण में, नौकरियों में, असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में, इसमें जो उनको मिला है उनका स्थान हो जाता है। अब ये है कि जो कंसर्न है, हालांकि स्कैवेंजिंग के बारे में अम्बेडकर की बहुत से राइटिंग्स नहीं है, बहुत कम है, और बहुत कम है, लेकिन छुआछूत सच उनका बहुत काफ़ी है, और समाज से प्रथा समाप्त हो उसमें काफ़ी है। स्कैवेंजर्स पर जाकर खासकर गांधी के विचार बहुत ज़्यादा है, और गांधी चाहते थे कि जब देखते थे उन लोगों को मैला ढोते हुए, और जो जहाँ जहाँ वाल्मीकि कॉलोनी थी वहाँ जाके वो रहते थे वहाँ पर, और ये जो उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे, तो गांधी के मन में ये था कि एक तो मेरा पुनर्जन्म नहीं हो, और हो तो किसी स्कैवेंजर्स के घर में, ताकि उन लोगों को इस अमानवीय प्रथा से हम निकाल सकें और उनका समाज में स्थान हो सके। ये गांधी के जो कुछ लाइन्स हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो गांधी चाहते थे, और फिर गांधी ये भी चाहते थे कि एक महिला स्कैवेंजर राष्ट्रपति हो देश का। तो ये चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है कि संजोग से राष्ट्रपति तो हुए, यहाँ महिला तो नहीं हुई, लेकिन पुरुष स्कैवेंजर्स तो नहीं थे वो, लेकिन निजी जाति से तो थे ही। तो ये चीज़ है कि गांधी का जो छुआछूत के प्रति इनका मैला ढोने प्रथा को समाप्त करके और समाज में उनका स्थान वही हो जो अन्य जातियों का है, इस पर गांधी का काफ़ी जोर था। और फिर जो खुले रूप में शौच करने की प्रथा है जो शुरू से आ रही है, और गांधी जब रहते थे फिनिक्स आश्रम में साउथ अफ्रीका में, तो वो ट्रेंच लैट्रिन का इस्तेमाल करते थे। और ट्रेंच लैट्रिन का है कि वो इस्तेमाल करते थे, जब भर जाता था तो बंद कर देते थे, फिर दूसरी जगह खोदते थे। उसमें तो उनका फार्म 140 एकड़ का था, लेकिन अब तो कम गया है बहुत, उन्होंने ले लिया है लोकल लोगों ने। तो वो शौचालय का इस्तेमाल करते थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी लास्ट अक्टूबर को तो गांधी जी के आश्रम में 2 सुलभ शौचालय का निर्माण हमने करवाया है, और उसमें ट्रस्टीज और उनके इला गांधी जो उनकी पोती हैं वो आकर के उसका उद्घाटन किया उन्होंने। तो ये जो गांधी जब आए आज़ादी की लड़ाई में, तो उसमें एक तो कहा कि ये मैं प्रथा समाप्त होनी चाहिए मैला ढोने की, और दूसरे कहा कि टट्टी पर मिट्टी, क्योंकि उस पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं गांधी के समय में। तो कहा कि भाई शौच करने के बाद मिट्टी डाल दो ताकि मक्खियाँ इस पर ना बैठें और फिर खाने पर न जाइए। तो ये से कहा टट्टी पर मिट्टी। इसका संदर्भ मिलेगा आपको दैवी पुराण में। दैवी पुराण में लिखा है कि घर के आसपास शौच नहीं करना चाहिए। बोला कहाँ करना चाहिए? तो तीर छोड़िए और जहाँ तीर गिर जाए उतनी दूरी पर जाइए, और
वहाँ जाके मिट्टी खोदिए, घास पात डालिए, शौच करिए और फिर शौच के बाद घास पात डालिए और मिट्टी से ढक दीजिए। तो तरीका जो दिया गया वो तो बहुत अच्छा दिया गया, सेफ था, हाइजीनिक था, लेकिन लोगों ने घर से दूर जाना जारी रखा शौच के लिए, लेकिन मिट्टी खोदना, घास पात डालना, फिर मिट्टी से ढकना, उसको छोड़ दिया उन्होंने। तो इस जो प्रथा से, खुले में शौच करने की प्रथा से बहुत सी समस्या शुरू हो गई, और खासकर महिलाओं को, कि जो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद ये शौच के लिए जाती थी, और उनके साथ सांप काट ले, बिच्छू काट ले, जो जानवर है वो अटैक कर देते थे, और खासकर आपराधिक घटनाएं भी कभी कभी हो जाया करती थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी समाज के लिए। मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे दादाजी ने बनवाया था, लेकिन उस घर में शौचालय नहीं था, और जब हम लोग सोए रहते थे बचपन में, तो 4 बजे मेरे घर में एक काफ़ी झंझमंझ होता था, बाल्टी का, तो कोई लोटे का, क्योंकि लोग जाती थी 4 बजे शौच करने के लिए, ना जाए, लेट हो जाए तो फिर बाहर जा नहीं सकते थे लोग। इतनी कठिनाई होती थी। दिन में महसूस हो जाए तो बहुत मुश्किल है। तो मिट्टी का जो बर्तन होता है, राख रख करके लोग शौच करते थे। हमारे घर के जो नई शादीशुदा होके आते थे लोग, तो ये महिलाओं को दिक्कत होती थी। बच्चे डायरिया से, डिसेंट्री से, हुकवर्म से, जो खून है शरीर का उससे कर लेता था, और इसलिए बहुत पढ़ते थे लोग। तो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई था। स्कूलों में शौचालय थे नहीं। मैंने पढ़ा 4 स्कूल में, एलिमेंट्री, अपर, मिडिल और हाई, और चारों स्कूल में शौचालय कहीं नहीं था, किसी स्कूल में नहीं। तो हमारे स्कूल के बगल में एक तालाब था, तो हम लोग तो कभी कभी अपना जब गए बाहर शौच करने के लिए, वो तालाब में जाके अपना साफ सुफ कर लेते थे। लेकिन लड़कियों को लिए बहुत समस्या थी। तो एक तो लड़कियां पढ़ती नहीं थी, और एक आध दो साथ में, 6 साथ में लड़कियां पढ़ती थी, 1-2, तो वो भी टिफिन के बाद घर चली जाती थी। तो शौचालय में, स्कूल में शौचालय नहीं। 85% घरों में कमाऊ पखाने थे, जिसको कि ह्यूमन स्कैवेंजर्स, जो वाल्मीकि हैं, वो साफ करते थे। ये सब बड़ी टर्मिनोलॉजी में ये है कि वाल्मीकि, सब वाल्मीकि नहीं होते हैं, लेकिन अब एक कॉमन वर्ड के लिए वाल्मीकि मिल सकता है, क्योंकि अब 28-29 नाम लेंगे तो मुश्किल होगा। लेकिन विदेशी लोगों के लिए आपको बोलना पड़ेगा ह्यूमन स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कहेंगे तो उनको समझ बात नहीं आती है, वो सोचते कौवा है, जयकाल है, क्या है। तो इसलिए स्कैवेंजर्स की बात जब करेंगे तो आपको ह्यूमन स्कैवेंजर्स कहना पड़ेगा। एनीवे, तो उसके बाद जो है वो ह्यूमन स्कैवेंजर्स जो हैं वो साफ करते थे उसको। अब मध्यकाल में आप देखेंगे, सब आप लोग जानते होंगे, हम सिर्फ चर्चा के लिए कह देते हैं, कि उन लोगों को आवाज निकाल के चलना पड़ता था, या तो घंटी पहने गर्दन में, या हाथ में कोई सट्टी या बांस को लेकर के आवाज करे ताकि लोग हट जाए वहां से। अब अंदाज कीजिए कि अब घंटी पहन के निकलना पड़े। गुजरात इलाके में वो झाड़ू, पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ता था, ताकि उसे लगे कि हाँ, ये आदमी महा स्कैवेंजर है, ये अछूत है। तो ये सब, और जो पखाने होते थे उसमें लोग बर्तन टूटा फूटा रख देते थे, तो जो शौच करके साफ कर वो निकलता था लोग, तो सारे देह पर गिर जाता था। वर्षा होती थी तो पूरा देह गंदा हो जाता था। और आपको आश्चर्य होगा मुझसे सुन करके कि मैं चूंकि समाजशास्त्री हूँ और एक्शन सोशलिस्ट हूँ, तो इसलिए जो गांधी कहते थे वो करते थे, तो मैं भी वैसा ही हूँ कि जो कहता हूँ वो करता हूँ। तो ये फोटो दिखा रहे हैं आपको हम,
ये देख लीजिए, 2 दिन तक आरा शहर में मैंने स्विंग मैला ढोया और 3-4 किलोमीटर जा करके उसको फेंका हमने। आप अंदाज कर सकते हैं कि कैसी दशा मेरी हुई होगी। पखाने गिर गए थे मेरे देह पर, इतना महकता था कि समझिए मत पूछिए। तो हमने उसको इसका एहसास किया। हमने एक महिला मुसलमान महिला थी, उसको किसी ने कह दिया कि ये पाठक जी है ये। अब उसको पूरा हमने साफ कर दिया था। आई कही हमारा पखाना गंदा है, साफ करो। तो हम चलिए साफ करते हैं आपका। तो साफ कर दिया हमने। साफ करने के बाद उसको किसी कह दिया कि नहीं पाठक जी है ये। तो लगी आके करने की, तोबा तोबा अल्लाह आपने क्यों कर दिया सफाई हमारी ये। तो हम तो भाई वाल्मीकि हैं, मेरा काम ही यही है। आपने कहा मैंने साफ कर दिया, आपको क्या लगता है इसमें? तो मैंने स्विंग करके और इस बात को महसूस किया समाजशास्त्री कि कैसा फीलिंग होता है आदमी को। ये प्रयोग गांधी भी नहीं किया। गांधी ने झाड़ू तक किया है, टोकरा तक किया है, लेकिन माथे पर लेके गांधी भी नहीं चले। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आप जब एक समाजशास्त्री होते हैं, समाजशास्त्री हैं मान लीजिए, तो आपको उन बातों को महसूस करना चाहिए जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, और तभी उसका आप निराकरण कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने अब जो छुआछूत की बात है, इसके बाद हम आएंगे उस पर कि कैसे इसका समाधान निकाला हमने। क्योंकि सिर्फ समाज की समस्या की चर्चा करने से एक समाजशास्त्री के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने 100 किताबें पढ़ ली तो आप बोल सकते हैं, अच्छी बात पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन उसका सलूशन क्या होगा, तो समाधान क्या होगा? तो इसमें हम लोग क्या किया कि अब ये देखेंगे समाजशास्त्र में कि जो स्वच्छता का समाजशास्त्र है, इसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी। ये ऐसा और कोई विषय नहीं था कि जिसमें कि आप सिर्फ सैद्धांतिक पढ़ा जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी और अभी है भी, सीवरेज सिस्टम का पैखाना यहाँ करते हैं आप, और पानी के द्वारा बहा के ले जाता है 40 किलोमीटर दूर पर, वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट होके फिर वो या तो नदियों में छोड़ते हैं लोग, कहीं कहीं सिंचाई भी करते हैं, कुछ खाद निकलता है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि टोटल जो शहर आपके पास है वो थोड़ा आगे पीछे होगा, 7,935 है। और कितने में सीवर लगा हुआ है और फंक्शनल है तो 732। 500 जो है अपने शहर हैं जो सेकंड क्लास 2 है सिटी, और 200 हैं जो क्लास 1 है। अब अंदाज कीजिए कि इतने वर्ष में, तो इस टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार हुआ वो लंदन में हुआ। तो लंदन में लोग 10,000 लोग कोलेरा से हर साल मर जाते थे। तो डॉक्टरों ने कहा सरकार से कि जब तक आप मैला ढोने का, मैला साफ करने का, डिस्पोजल का यदि आप प्रॉपर सेफ एंड हाइजीनिक नहीं उपाय करेंगे तो हम लोग कोलेरा को नहीं रोक सकते। तो 1932 में स्टार्ट हुआ और 1957 में जाके पहला सीवर लगा है लंदन में, दूसरा लगा 1960 में 1860 में लगा आपको न्यूयॉर्क में, और 1870 में लगा कलकत्ता में, जो कोलकाता आप कहते हैं। तो आप अंदाज कीजिए कि 1870 में आपके देश में सीवर लगा और आज 700-800 के आसपास ही है। तो हमने देखा कि इस टेक्नोलॉजी से जो 2 समस्याएं हमारे देश की है, मैला ढोने की और खुले रूप में शौच करने की, इसका अंत नहीं हो सकता है। तो ये हमने सुलभ शौचालय का नाम दिया, हमने उस तकनीक का हमने आविष्कार किया, और आविष्कार करके अब ये टेक्नोलॉजी सब जानते होंगे, 2 गड्ढा होता है, एक चलता है एक बंद रहता है, और जब भर जाए पहला, दूसरा चालू कर दीजिए
और 2 वर्ष के बाद वो मिट्टी हो जाती है, खाद हो जाता है। तो ये जो है, ये देखिए, ये जो है ना, ये खाद है, ये पखाना खाद है। इसको हम सूंघते हैं आपके लिए, कोई सी महक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये खाद हो जाता है। इसको खाद खेत में आप जब पटाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, अच्छा फर्टिलाइजर है ये। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, साउथ अफ्रीका, दूसरे लोग सब अपनाए हैं। और सबसे खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरे देश में फैलाया, प्रचार किया, और आज हमारा देश में शौचालय सभी घरों में बन गया है। तो एक तकनीक का आविष्कार बहुत जरूरी था। तो ये हमने किया, तो इससे दोनों प्रथा समाप्त हुई, एक खुले रूप में शौच करने की और मैला ढोने की। जो मैला ढोते थे लोग, अब उनको मुक्ति मिल गई इस काम से। तो ये आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण बात ये है कि जो छुआछूत है उसमें भी था कि जब तक कमाओ पखाना कन्वर्ट नहीं होता है तो कितना भी उनको पढ़ा लिखा दीजिए, वो इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो 3 समस्याओं का समाधान हुआ। एक, छुआछूत में का पहला चरण कमाओ पखाने बदल दिए गए फ्लश शौचालय में, और खुले रूप में शौच करने की प्रथा समाप्त हो गई, और ये जो आपस में जो ये मैला ढोने की प्रथा समाप्त हुई, और खुले रूप में शौच की प्रथा समाप्त हुई, छुआछूत। तो ये तीनों का तो टेक्नोलॉजी जो है सुलभ हैज मेड ए डिफरेंस। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो हमारा इस टेक्नोलॉजी के कारण ही ये डिफरेंस हुआ। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम थोड़ा आगे बढ़ने के पहले, भाई समय का ज्ञान है कि नहीं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण ये है कि समाजशास्त्र का मैं विद्यार्थी हूं, तो मैंने सोचा कि जब हम इस काम में आए तो मैंने कहा कि भाई समाजशास्त्र तो पढ़ाते हैं क्लास में, ठीक है पढ़ाइए, चर्चा करते हैं कि समाज कैसा है, समाज कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, समुदाय के जो रीति रिवाज है, शादी विवाह, ये सब तो पढ़ते पढ़ाते आप हैं, लेकिन समाज जो समस्या है यदि उसको आप समाप्त नहीं करते हैं तो फिर आपके समाजशास्त्र पढ़ने का क्या लाभ हो सकता है। इसको लेकर के हमने सोशियोलॉजी को हमने ऐड किया, एक्शन सोशियोलॉजी, कि आप क्लास में पढ़ाते हैं थ्योरी में आप पढ़ाइए, लेकिन अब आपको एक्शन में आना पड़ेगा कि यदि समाज में जो समस्याएं हैं उसका आप निदान निकालिए, और उस निकालने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया हमने उससे फायदा क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि जो 10 यूनिवर्सिटी या 11 यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई हो रही है, और कर्नाटका एज ए स्टेट में पढ़ाई हो रही है, सभी विद्यालय व महाविद्यालय में सब जगह पढ़ाई हो रही है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि देखिए इसमें ये दिखाया आपको हमने जो खाद का, ये देखिए ये जो पानी है ये टॉयलेट का पानी है, पब्लिक टॉयलेट का, ये इतना साफ है, इसका टेक्निकल टर्म है BOT, ये 10 है। तो ये एकदम पूरा साफ पानी का पी नहीं सकते इसको आप, लेकिन हाथ धोना हो, खेत में पटाना हो, इसमें भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इसको आप खेत में डाल सकते हैं खाद के रूप में, और हाथ धो सकते हैं इससे आप, शौचालय में फिर उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जो विषय है, अब ये तो आप देख लिया, इसमें ये पानी जो है आप दोगे हमको, ये जो है ये पानी है। अब ये पानी पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक भूत है पानी में, तो जिस इलाके में अब आर्सेनिक है पानी में, तो लोग वहाँ के आप देखेंगे, जाएंगे यदि कहीं आपको मौका मिले, आप चलेंगे तो हम चल सकते हैं,
तो वहाँ पर जो 30-40 वर्ष में लोग बूढ़े हो जाते हैं और पूरा शरीर में घाव से भर जाता है, कैंसर हो जाता है, शादियाँ नहीं होती उस गांव में। तो वहाँ के तालाब के पानी को साफ करके पानी को ले गए एक जगह, उसको डिपॉजिट करवाया, उसको लंबी कथा है शॉर्ट में कर देते हैं, एलम से उसको साफ कराया, कहीं ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ता है, एक टेक्नोलॉजी कहते हैं मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, उसको लगाया हम लोगों ने, उसका यूवी फिल्टर होता है, उससे करके ये पानी जो है अब 50 पैसे पर लीटर ये हम देते हैं पीने के लिए। अब आप सोचिए कि 50 पैसे में लीटर पानी कहीं नहीं मिलता है। अब उस गांव में अब शादी ब्याह भी हो रही है, सब लोग हो रहे हैं, सब लोग ठीक भी हो गए। अब वो उधर जाएंगे तो लगता है जो गॉड आपको स्वीकार करेगा आपको कि भाई ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था हमारे यहाँ। अब ये कहने का मतलब है कि इसमें इसका जो इकोनॉमिक्स है, देखिए कि 8000 लीटर पर डे ही बेचते हैं सब, 8 से 12,000, ठीक है 8000 रख लीजिए, तो 8000 का हुआ आपको 4000, तो 1,20,000 रुपया हुआ पर महीने का। और यदि उसको आप आधा रख लीजिए खर्चा में, तनख्वाह में, तो 60,000 बचा। अब ये है कि ये जो शौचालय जो बनाएंगे घर में, उसमें पैसा बचेगा आपको। ये जो पानी साफ करके जो फर्टिलाइजर बेचेंगे, इसमें पैसा बचेगा आपको। ये पानी बेच देंगे, उसमें पैसा बचेगा आपको। आजकल हम लोग स्टार्ट किए हैं इसमें जो है ना, क्या कहते हैं उसको, पैसा जो रखते हैं जी, हाँ वाटर एटीएम शुरू किया हम लोगों ने। अब ये सब समाज शास्त्र का जो विद्यार्थी होगा, अभी तो समय नहीं कितना हम इस पर कर रहे हैं, फिर कभी आइएगा तो हम एक बार गए थे आपके यहाँ, लेकिन फिर बुलाइएगा तो फिर आ जाएंगे। तो वहाँ पर वो गए थे, तो उसमें है क्या कि जो विद्यार्थी पढ़ता है, आप सब जानते हैं, आप तो स्विंग प्रोफेसर है तो हम क्या कहें, तो ये है कि वो अंधकार में रहता है। 2-4-5 लड़के जो मेरिट में आते हैं, 10 लड़के, उनको छोड़ के बाकी बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में रहता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास 10 है, जिसको जैसे एक वाटर हाइसिंथ है, जलकुंभी बोलते हैं, आप सुनते हो। तो जलकुंभी जो है उसको आप सुखा दीजिए और ड्राई करके पाउडर बना लीजिए, और एक गाय एक बछड़ा यदि है और उसको डाल दीजिए उसमें, तो 8 घंटा गैस मिल जाएगा खाना पकाने के लिए। सारे प्लांट खराब हो जाते हैं इसलिए कि गाय की संख्या उतनी होती नहीं है। तो एक गाय एक बछड़ा और वाटर हाइसिंथ को पाउडर उसको मिला दीजिए, तो 8 घंटा गैस मिल जाएगा एक घर में खाना बनाने के लिए। 60 क्यूबिक मीटर 60 घन फीट गैस चाहिए एक फैमिली के लिए एक दिन में। अब देखिए ये सब जितनी बातें हैं, ये सब व्यवहारिक बातें हैं। तो ये सब काम करके जो लड़का पढ़ रहा है आपके यहाँ, वो तो अब अपनी जीविका कमा लेगा, जिसको मिल जाएगा काम और दूसरा काम ठीक है, और नहीं तो ये काम करेगा वो। इसलिए हमने एक्शन सोशियोलॉजी टर्म जो दिया था, तो 85 में तो पहले बार पटना में हमने सेमिनार किया, 3 आदमी ने कहा कि हाँ हो सकता है, बाकी सबने कह दिया कि नहीं, समाज शास्त्र में ये बायोगैस और पानी और शौचालय इसकी पढ़ाई कैसे होगी। तो हमने कहा भैया इसमें बड़े ये है, आप करके देखो। तो आप देखिए कई बार सेमिनार हुआ, स्पेन भी गए हम लोग। अब आज ये है कि बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय में, फिर ये जो है कर्नाटका में जो यूनिवर्सिटी है, फिर क्या नाम उसका है जी, जो आते हैं प्रोफेसर वहाँ के, तो ये मैंगलोर यूनिवर्सिटी, तो मैंगलोर यूनिवर्सिटी में है। कर्नाटका तो अब सभी जगह हो गई है, हर कॉलेज में, और अब वहाँ पढ़ाई हो रही है। गुजरात में भावनगर है, गुजरात विद्यापीठ है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, इस सब में पढ़ाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए हमने एक्शन सोशियोलॉजी में, अब जब एक्शन सोशियोलॉजी पढ़ाई शुरू हुई और स्वच्छता की बात चली, तो उसमें सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन विषय इंट्रोड्यूस हुआ, और हम चाहेंगे कि आप लोग अपने यहाँ भी इसको इंट्रोड्यूस करिए
तो वो अच्छे बच्चों को अच्छा लगेगा। अब ये सब जो दिखा रहे हैं आपको, इतना समय नहीं है दिखाने के लिए। तो ये 2 फीट शौचालय जो है, ये देखिए मेरा आविष्कार किया हुआ है। तो मेरे साथ ये है कि हम तो हैं समाजशास्त्री, लेकिन समाजशास्त्र में विज्ञान भी हमने जोड़ा। जैसे न्यूटन ने आविष्कार किया, आइंस्टाइन ने किया और लोगों ने किया, तो उस प्रकार से हमने भी इन सब का आविष्कार किया। और आज जो है बच्चों को दिया कि आप पढ़ो इसको। अब इसमें ये है कि चूंकि विषय बहुत लंबा है, तो अब हम उस विषय पर आना चाहते हैं जो समाजशास्त्र के हिसाब से है। ये वो क्या है कि आपने हमको बता दिया खुले रूप में शौच करने की प्रथा समाप्त कैसे होगी, स्कैवेंजिंग का बता दिया कि कैसे समाप्त होगी। अब इस स्कैवेंजिंग से जुड़ा हुआ जो छुआछूत है उस पर हम आ रहे हैं कि हमने क्या किया प्रयोग। हमने एक नया प्रयोग किया हुआ है जो अल्बर्ट टॉम, 2 जगह है जहाँ विद्यार्थी आना चाहे तो आके उनको देख सकता है, उनसे बातें कर सकता है। तो उसमें हमने क्या किया, हम बीबीसी के 2 हस्बैंड वाइफ आए थे हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई भारत आपका जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर जाति प्रथा है और छुआछूत है और ये है वो है वो है। तो जाति से यह प्रश्न उठता है। अम्बेडकर का जो ये है संभाषण है गांधी के साथ, इसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं कि गांधी और अम्बेडकर में जो डिफरेंस था ओपिनियन का, उसका हमने सिंथेसिस कैसे किया हुआ है। हमने कहा कि जो कहा कि साहब आपके यहाँ तो जाति प्रथा ठीक नहीं है और जन्म से जाति हो जाती है। तो मैंने उसका बच्चा, दोनों का एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर साथ में था तो खेल रहा था। तो मैंने पूछा कि बताइए कि आपका लड़का जो है इसका धर्म क्या है। तो कहा कि क्रिश्चियनिटी। ये तो छोटा बच्चा है कि जब सियाना होगा तब तो उसने तय करेगा कि हमारा कौन धर्म होगा। उसका धर्म कैसे हो गया ये क्रिश्चियन का, किस रिलीजन। तो नहीं मेरा लड़का है। हम कहते आपका लड़का है, आप क्रिश्चियन हैं, तो वो लड़का आपका हो गया क्रिश्चियन। तो हमारे यहाँ वैसे ही होता है कि जिस जाति का आदमी है वो जाति हो जाती है। हमारे यहाँ से वेद में नहीं था, उसमें तो जो काम करेंगे उसका जाति होती थी, समय काल से बदला। लेकिन आप भी तो कह रहे हैं आपका लड़का को हम हिंदू कह रहा हूं, तो नहीं तो क्रिश्चियन है इसलिए है ना कि आप उसके फादर हैं। तो ये हमने दिया अपने यहाँ। हम अल्बर्ट टॉक में जाएंगे तो हमने कहा कि भाई आप लोग अपना जाति चुन लो ऑफ योर चॉइस। जब आप धर्म चुन सकते हैं अपने चॉइस का, तो आप जाति क्यों नहीं चुन सकते हैं। तो यदि जाति चुन लेगा अपने विचार से तो छुआछूत समाप्त हो जाएगी। तो पूछा कि भाई, हमने पूछा कि कौन जाति तुम रखोगे अपना, बोलो। तो कहा कि आप ब्राह्मण है तो हम लोग ब्राह्मण बना दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। अब अल्बर्ट टॉक जाएंगे तो वहाँ के जो स्कैवेंजर्स हैं, अब तो उनको हमने शर्मा टाइटल दे दिया। अब वो ब्राह्मण कहलाते हैं और ब्राह्मण पूजा पाठ भी करते हैं अपने घर में, बाहर तो नहीं करते, लेकिन करते हैं। और सबसे आपको आश्चर्य ये लगेगा कि जो अम्बेडकर ने कहा था, अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक लोग एक साथ खाना नहीं खाएंगे, एक साथ मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे, एक साथ तालाब में नहाएंगे नहीं और एक साथ पानी भर के पिएंगे नहीं, तब तक मैं नहीं समझूंगा कि छुआछूत समाप्त हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा। अल्बर्ट टॉक जाके आप स्वयं अपने जाइए, टीचर्स बच्चे को ले जाइए, वहाँ पर वो ब्राह्मण कहलाते हैं और सबने उनको ब्राह्मण कह के एड्रेस करता है लोग, और ब्राह्मणी कहते हैं। और वो समाज में आज अब उनको बुला के, पहले घर में शौच के साफ करने के लिए जाते थे लोग बाहर से, अब भीतर से जाते हैं। उनके किचन में जा करके अब जो है वो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, महिलाओं का फेशियल करते हैं, पापड़ बेचते हैं, अचार बेचते हैं।
तो ऐसा अब उनको लोग बुला के बैठाता है, शादी में अब कार्ड आता है उनको, जिनको कि खाने के समय भोज में उन लोगों को बाहर खड़ा रखता था, हटो 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 अछूत सब है। अब आज उनको बुला के ले जाता है। अभी एक महिला को, आपने शायद अखबार पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक स्कैवेंजर्स महिला को पद्मश्री मिलने जा रहा है। वो अनाउंस हो गया ऑलरेडी, फिर फंक्शन नहीं हुआ है। अब ये जो महिला है ना, ये महिला है, इसको पद्मश्री मिलने जा रहा है। ये महिला अनटचेबल है। 2003 तक ये महिला ढो रही थी और आज जो है सो ये पद्मश्री, हमने भी नहीं सोचा था कि भाई इसको भारत सरकार पद्मश्री दे देगा, लेकिन अब उसको पद्मश्री इसको मिलने जा रहा है। तो ये है कि हमने एक जगजीवन राम में और डॉक्टर अम्बेडकर में एक डिफरेंस ये था, हालांकि अम्बेडकर की बात सही है, उससे हम असहमत नहीं होते हैं कि उनको सफ़र करना पड़ा, इसलिए उनके तीखे वचन हो गए, स्वाभाविक था। तो लेकिन जगजीवन राम में देखेंगे आप कि जगजीवन राम कभी भी समाज, उनको भी अपमान सहना पड़ा, हॉस्टल छोड़ना पड़ा, उनको बहुत समस्या आई, लेकिन कभी उनका स्वर तीखा नहीं हुआ। तो खैर वो कोई बात नहीं है। अब ये कहने का मतलब हमारा है कि समाज की संरचना को एज ए समाजशास्त्री हमने कैसे प्रयोग किए कि उस समाज में अम्बेडकर ने जो कहा कि जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा, तो अब तालाब में नहाते भी साथ में हैं, गंगा स्नान जाते हैं, कुंभ हुआ तब गए वो लोग, उसके बाद तालाब पानी भी साथ बैठ के पीते हैं, खाते हैं। अब आपको सबसे आश्चर्य लगेगा कि एक थाली में खाते हैं सब उनके जजमान। अब ये कभी न भूतो न भविष्यति, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो मेरा कहना ये मतलब है कि जो स्वच्छता का समाजशास्त्र है, तो सफाई की बात तो है ही है कि जगह साफ रहे, घर साफ रहे, द्वार साफ रहे, लोग बाहर फेंके नहीं, गंदा करे नहीं। आजकल तो स्कूलों में, कॉलेजों में सब जगह पेंटिंग हो रहा है, ऐसे कंपटीशन हो रहा है, लोगों के व्यवहार बदलने का प्रयास किया जा रहा है, एटीट्यूड और जो ये है बिहेवियर, हाइजीनिक बिहेवियर है। अब तो ये श्रेय जाता है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके कारण से आज जो है देश साफ दिखाई पड़ने लगा है, और साफ से ज़्यादा है कि लोगों की प्रवृत्ति, मन में परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। एक लड़की है 7 वर्ष की, हमारे दोस्त की लड़की है, तो वो घर में कोई कुछ कागज़ फेंक देता है इधर से उधर, तो जाकर उठा लेती है, उठा के डाल देती है पेपर बास्केट में, और कहती है कि ऐसे करोगे तो मोदी जी देख लेंगे। अब सोचिए 7 वर्ष की बच्ची है वो। तो ये तो है कि हमारे प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है कि उनके कारण जो है आज देश में स्वच्छता की एक लहर आ गई है। और हम जो बड़ा कहते हैं उसमें जो ये हमने रिकॉर्ड है कि नहीं जी? हाँ, ये हमने अपने जो बनाया है, इसका कोट है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारतीयों के बीच स्वच्छता का दीप जलाया है। उन्होंने स्वच्छता की उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए देशवासियों का आह्वान किया है जो हड़प्पा सभ्यता के साथ वहाँ थी, के समय वहाँ थी। हम लोगों को अपनी पूरी शक्ति तथा साधन द्वारा प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। देश को स्वच्छ बनाने तथा खुले में शौच से मुक्त कराना है। इस आए पहले का लिखा हुआ हमारा है। हम सभी सभ्य, सुसंस्कृत और स्वच्छ होकर भारत को सभ्य, सुसंस्कृत तथा स्वच्छ राष्ट्रों की कतार में अग्नि बढ़ाए। तो ये स्वच्छता का समाजशास्त्र है। तो ये आप देखिए कि एक तो जगह साफ करने का है और एक मन को साफ करने का है, जो सबसे डिफिकल्ट काम है समाज में। छुआछूत अभी भी कानून में तो नहीं है, व्यवहारिक थोड़ा अभी भी चलता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एक समाजशास्त्री हो करके समाज में किस प्रकार से आप बदलाव लाएंगे। अंत में आपको हम ये कितना समय हो गया नहीं, कितना हो गया समय, खत्म कितना हुआ? 1 घंटे 10 मिनट। अच्छा ठीक है, तो आप खत्म कर दें। ठीक है, जो ज़्यादा बोलने से लोग सुनता भी नहीं है, मन का डाइवर्शन हो जाता है आदमी का।
तो अब हम इसको समाप्त करते हैं सिर्फ ये कह के, बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए, कि गांधी बकरी का दूध क्यों पीते थे। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा, पर नहीं होगा। तो गांधी जब थे दक्षिण अफ्रीका में, उनके अंग्रेज मित्र थे, तो सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए वो लोग जाते थे एक रेस्टोरेंट में। तो वहां पर वो अंग्रेज आया एक दिन, कहा गांधी हमने गाय का दूध पीना छोड़ दिया है। तो गांधी ने कहा मुझे समय दो। तो फिर कुछ दिन के बाद गांधी ने भी कहा कि हमने भी पीना छोड़ दिया है। तो जब आए यहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, बीमार पड़ गए जोर से। अब डॉक्टर कहा कि मांस खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए। अब गांधी कहे नहीं नहीं, ना ना। तो डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया कि हम गांधी को अब ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कस्तूरबा गई गांधी के पास। कस्तूरबा गई तो कस्तूरबा ने कहा कि अच्छा, गाय का दूध नहीं पीने की कसम खाई है आपने, ठीक है? बोला हाँ। अच्छा, तो बकरी का दूध नहीं पीने की कसम नहीं खाई ना? तो बोला नहीं। तो कहा कि तब बकरी का दूध पीजिए। दिस इज हाउ गांधी स्टार्टेड टेकिंग गोट मिल्क। अब इसमें मुझे कहना ये है एज ए समाजशास्त्री, और हम जो हर चीज़ का समाधान निकालते हैं, वो यह कि समय बदला है। इसलिए गांधी के जो डिफिनीशन था गांधीवाद का, गांधीवादी का, उसको बदलना चाहिए। और इसको गांधीवाद को जो दूसरे को मदद करने का मन रखता हो, वो गांधीवादी है। तो गांधीवाद का इससे अच्छा डिफिनीशन आपको नहीं मिलेगा कि जो दूसरे को मदद करने का मन है, उसे खादी पहने या क्या खाए। खाने से मेरा मतलब ये है कि जो माँ ने खाना खिलाया वो आपका होता है भोजन, और जहां आपका जन्म हुआ वो मातृभूमि और माँ की भाषा, ये तीन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कोई लड़का मेरे पास आए, फिर क्या खाते हो? तो ये खाते हैं। ये छोड़ दो तुम, अब ये संभव नहीं है। तो ये है कि कपड़ा और भोजन, इससे गांधीवाद को अलग कर दीजिए और गांधी के उन सिद्धांतों को लाइए जिसमें कि एक जो दूसरे को मदद करने का मन रखता हो, वह गांधीवादी है। क्योंकि कॉलेज में ही पढ़ाना बहुत जरूरी आप लोगों को है कि कॉलेज में खासकर जहां गांधी का नाम लीजिएगा, नहीं गांधी नहीं। अब हम जहां जाते हैं मनवा, आपके यहाँ भी गए थे तो वहाँ भी मनवा लिया हमने कि भाई गांधी का एक्सेप्टेंस है नहीं आपके यहाँ? बोला हाँ 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 जी। हमने कहा ये बस गांधी का तो यही है कि जो दूसरे को मदद करने का मन रखता हो, गांधीवादी है। बाकी तुम क्या खाती हो, क्या पीती हो, क्या कपड़ा पहनते हो, इसे गांधीवाद को क्या मतलब लगा हुआ है? तो ये गांधीवाद की व्याख्या जो है ना, ये आप ही कर सकते हैं। चूंकि आप शैक्षिक संस्था हैं, तो आप गांधीवाद क्या है इसको तो व्याख्या करने के लिए सबसे सिंपल जो दिया है ना गीता में, जो पुण्य और पाप क्या है, नहीं, तो वो जो पुण्य पाप क्या है उसमें दिया है कि जो दूसरे को दुख देता हो ये पाप है, आज उसको मदद करता है पुण्य है। तो उसी प्रकार से है कि गांधीवाद की व्याख्या जो है, आप शैक्षणिक संस्थाओं के लोगों को, आपकी जिम्मेदारी है कि गांधी के बारे में जो आप तो पढ़ाते यूनिवर्सिटी ही आपका वही है, तो वहाँ लेकिन इस बात को लाइए कि नहीं गांधीवादी है कौन, उसको भोजन से, कपड़ा से उसको अलग कर दीजिए और उसको इस बात पर लाइए कि भाई जब तुम मदद करने का मन रखते हो तुम गांधीवादी हो। बहुत समय ले लिया, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बोलने में होता है कि जितना कम बोलेंगे आदमी उतना ज़्यादा सुनेगा। हाँ, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना कम सुनेगा, क्योंकि टेंशन डाइवर्ट होता है उसमें। चलिए, लेकिन विषय गंभीर है, अभी बहुत थोड़ा संक्षेप में ही कहना पड़ा हमको। तो आपने मौका दिया, तो आप कुलपति महोदय को भी और आपको भी, राय जी को भी, और सब लोगों को जो लोग सुनने वाले हैं उनको भी, और आपके विश्वविद्यालय को भी, सबको हम प्रणाम करते हैं और समाप्त करते हैं।
बहुत ही अनुभव से निकला हुआ ज्ञान और अनुभव से निकला हुआ विचार हम सबके समक्ष आदरणीय इंदेश्वर पाठक जी के माध्यम से हम सबके बीच प्रस्तुत हुआ। वो सीधे हम सबके दिल तक पहुंचा है। दिल तक पहुंचा है तो स्वाभाविक है दिमाग तक पहुंचेगा, और दिमाग तक पहुंचेगा तो स्वाभाविक है कि क्रिया और कर्म में हमारे आएगा। मैं सच में आपके प्रति आपको हार्दिक साधुवाद देता हूं। और अब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति, तुलनात्मक धर्म और दर्शन के ख्यातिलब्ध विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान कर हम सबको अनुग्रहित करें। श्रद्धेय बिंदेश्वरी प्रसाद पाठक जी के इस व्याख्यान के बाद बहुत कुछ कहना शेष नहीं है। नहीं। की औपचारिकता है करने की, लेकिन इस बीच मैं थोड़ी हल्की बातों से शुरू करूंगा। एक विज्ञापन आया करता था, विद्या बालन वो विज्ञापन करती थी, जहां सोच वहां शौचालय। अच्छा। उस विज्ञापन का अर्थ मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन वो विज्ञापन कितना गहन अर्थ दे रहा है आज जब पाठक जी को सुना हूं तो समझ में आया है। मुझे इसमें पूरे सूत्र मिले हैं अप्लाइड समाजशास्त्र के, एक्शन सोशियोलॉजी के, और उन सूत्रों को सबसे पहले इस पूरे भाषण के वो से निकले हुए सूत्र हैं मैं रखूंगा, और यही मेरा अध्यक्षीय है, लंबा नहीं करूंगा। सोच से शौचालय, शौचालय से स्वच्छता और सुरक्षा, स्वच्छता और स्वच्छता से समानता, समानता से सुसंस्कृति, सुसंस्कृति से शक्ति, शक्ति से संपन्नता, समृद्धि, समृद्धि से शांति। बहुत अच्छा। किस प्रकार मनन से शांति तक, चिंतन से शांति तक भारत का मूल समाज शास्त्र चलता है, और इस पूरी प्रक्रिया में भारत का मूल समाज शास्त्र मनुष्य निर्माण के यत्न करता है। पुराना समाज है, दुनिया का सबसे पुराना समाज है, और जिसकी चर्चा आदरणीय पाठक जी ने अपने कोड में की। एक पुराने अभिकथन को यहां संदर्भित करते हुए हड़प्पा के सफाई की व्यवस्था से, स्वच्छता से व्यवस्था से, भारत की प्राचीन नगरीय व्यवस्था की सभ्यता से उसका उल्लेख करते हुए कि भारत के केंद्र में स्वच्छता है। बड़ी मजेदार बात है, शौचालय शब्द बनता है शौच से। शौच शब्द का अर्थ मल या विष्ठा नहीं है जो हम लोगों ने समझ रखा है। ठीक है। शौच का अर्थ पवित्रता है, सुचिता है, स्वच्छता है, और यह धर्म है। इसलिए जो शौचालय बनाता है वो पवित्रता का, सफाई का मंदिर बना रहा है। इस तरह से यह एक प्रकार से साधना है, पूजा है, उपासना है। यह भारतीय समाज की परंपरा रही है। और सहोई के साधना पूजा के लिए जो मंदिर बनाता है, जो उपासना गृह बनाता है, वो किसी भी उपासना पंथ का पुजारी का श्रेणी का व्यक्ति होता है समाज का में, और हिंदू समाज शास्त्र की दृष्टि से कहें तो ब्राह्मण होता है। इसलिए गांव को ही ब्राह्मण गांव के रूप में परिवर्तित कर देना और उसमें स्वच्छता का काम करने वाले लोगों को ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित कर देना, यह भारत में जो वर्ण की व्यवस्था है उस व्यवस्था का पुनर्भाष्य है। यह भारत के इसमें विकारों की कल्पना को साकार करना है। ठीक है। यही गांधी की भी दृष्टि थी। और सबसे मजेदार बात रही कि गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों के बीच सातत्य को देखते हुए, उनके बीच के विरोधों की पहचान करते हुए, किस प्रकार से स्वच्छता केंद्रित, सफाई केंद्रित, सुसंस्कृति केंद्रित, मनुष्य की गरिमा, मनुष्य की अस्मिता केंद्रित समाज शास्त्र खड़ा करने से जो दूरी दिखती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, इसको दूर किया जा सकता है। इसके सूत्र भी इस व्याख्यान में थे। हम उसके लिए आपके आभारी रहेंगे। इसमें ढेरों चीजें हैं जिनको कम से कम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, और संबंधित विद्या स्थानों के, संबंधित अनुशासनों के
विभाग प्रमुखों और आचार्यों से मैं जरूर कहूंगा कि आपके साथ संवाद करते हुए क्या क्या किन किन स्थानों पर किन अनुशासनों में आ सकता है उसको ले आए, क्योंकि आज भारत स्वच्छता के महाअभियान की ओर चल रहा है। शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, चारित्रिक स्वच्छता, हमारे समाज की स्वच्छता, हमारे घर की स्वच्छता, हमारे परिवेश की स्वच्छता, अंततः मनुष्य के उपक्रमों के द्वारा, मनुष्य की बेवकूफी भरी वैज्ञानिक दृष्टि और तकनीकी दृष्टि के कारण जो पूरी दुनिया अस्वच्छ हो गई, हमने समुद्र गंदा कर दिया, हमने धरती गंदा कर दी, हमने हिमालय के ग्लेशियर गंदा कर दिया, हमने एवरेस्ट की चोटी गंदा कर दी, हम चांद को भी गंदा कर रहे हैं और मंगल को भी गंदा करने की ओर कदम उठाते गए हैं, अंतरिक्ष को गंदा कर दिया है। तो इन सब को, जल को, थल को, दोनों को शोधित करने का एक रास्ता डॉक्टर पाठक ने निकाला है, उसका व्यावहारिक प्रयोग किया है और 20 लाख से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, निजी स्थानों पर शौचालयों की निर्मित के द्वारा, और 20 लाख ये जो शौचालय बनते हैं, यह लगभग इस देश के 20 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं। कोई एक दिन यूज करता होगा, कोई नियमित यूज करता होगा, लेकिन ये 20 करोड़ लोगों तक पहुंचता है। ये संदेश व्यवहार के द्वारा, प्रयोग के द्वारा करोड़ों करोड़ों भारतीयों तक पहुंचा और दुनिया के विविध देशों में पहुंचा है। उस पर पाठ्यक्रम की भी निर्मित हुई है, लेकिन वर्धा उसके लिए माकूल केंद्र है। इसलिए इस अध्यक्ष ने पुनः मैं आपको आमंत्रित करता हूं। ये गांधी की तपोभूमि है, यह अंबेडकर की क्रियाभूमि है। तो गांधी और अंबेडकर की भूमि में दोनों को गांधी के सत्याग्रह, सहयोग, अहिंसा और रचनात्मक कार्यक्रम, अंबेडकर के शिक्षा संगठन और संघर्ष की दृष्टि, इन दोनों को समन्वित करते हुए सामाजिक क्रांति, राष्ट्रीय परिवर्तन और संपूर्ण मानवता की सोच के परिवर्तन का कार्य आपने वहां से प्रारंभ करके संभव दिखाया है, जिसको दुनिया में सबसे छोटा, ओछा, हिकारत भरा काम समझा जाता था, जिसको करने के कारण से मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा सकता था, वह गौरव दिला सकता है, सम्मान दिला सकता है और भारत की मूल सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके व्यवहारिक प्रयोग आपने किए हैं। तो इसके लिए मैं निश्चित रूप से आभार व्यक्त करता हूं भारत के नागरिकों की ओर से, भारतीयों की ओर से। आपने समय दिया है, इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से औपचारिक धन्यवाद तो डॉक्टर अनिल राय जी देंगे, आचार्य अनिल राय जी देंगे। लेकिन उस धन्यवाद के पूर्व हमने भी वर्धा की दृष्टि से एक प्रयोग किया है। पूर्व विद्यार्थियों को 5 सितंबर को हम बुला रहे हैं वर्धा ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ने के लिए। गांधी के 150वें वर्ष में गांधी के सपनों का कुछ संकल्प वो लेकर के जाएं, चर्चा करें, समझें। और इस दृष्टि से गांधी की यह भूमि भाषा के प्रयोग की भूमि है, राष्ट्रभाषा के उद्घोष की भूमि है। 1936 में यहीं से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में गांधी ने स्थापित किया था और यही कारण है कि यहाँ हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तो उसको लेकर के एक छोटी सी फिल्म बनी है। यदि संभव हो तो अरविंद को कहूंगा कि वो फिल्म आप दिखाएं, पाठक जी भी देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। सभी भारतीयों को समेटी हुई हमारी हिंदी। ठीक, थैंक यू। अरविंद, संभव है क्या? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2020 के पावन अवसर पर संपूर्ण भारत और विदेशों में रह रहे अपने यशस्वी ज्येष्ठ विद्यार्थी गण को विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मंच पर निमंत्रित करता है। आपने अपने जीवन के कुछ बरस इस विश्वविद्यालय में गुजारे हैं। इन वर्षों में विश्वविद्यालय में आपने आनंद और खुशी के कई क्षण बिताए होंगे, संघर्ष के कुछ लम्हों को जिया होगा। आपकी स्मृति में आपके विराट अनुभव संसार में कुछ प्रिय शिक्षक, कुछ प्रिय दोस्त
और इस परिसर के कुछ स्थल अवश्य शामिल होंगे। उन खुशियों, संघर्षों के साथ अपने शिक्षकों, दोस्तों और अपने प्रिय स्थलों को पुनः याद करने, हम सबसे साझा करने के लिए तमाम औपचारिकताओं के परिसर से बाहर विश्वविद्यालय से जुड़ी स्मृतियों की साझी दुनिया में आपका स्वागत करने के लिए विश्वविद्यालय उत्सुक है। आइए, आप सबका स्वागत है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अपनी 22-23 वर्षों की यात्रा में सहभागी रहे, विश्वविद्यालय जीवन का हिस्सा रहे, विविध भूमिकाओं में इस परिसर के केंद्रों से जुड़ करके शिक्षा शोध का कार्य करने वाले अपने ज्येष्ठ विद्यार्थियों और सहकर्मियों का स्वागत करता है। कितना सुखद अवसर है इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के लिए आने वाला 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षकों से मिलने का, इस विश्वविद्यालय में बिताए हुए लम्हों को याद करने का, अपने पुराने और नए साथियों से संवाद करने का। 5 सितंबर को ज्येष्ठ विद्यार्थी समागम में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार आपको आमंत्रित करता है अपने परिवार में पुनः जुड़ने के लिए, अपने मित्रों से, शिक्षकों से और माननीय कुलपति से संवाद करने के लिए। ज्ञान, शांती आणि मैत्रीचा ध्यास घेऊन आपण सर्व विद्यार्थी भारतात आणि भारताच्या बाहेर हिंदी आणि भारतीय संस्कृतीची सेवा करीत आहेत। आपण सर्व ज्येष्ठ विद्यार्थ्यांचे स्वागत करीत आहे। हम सब ने मिलकर इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास को रचा है, इसलिए जरूरी है कि इस विश्वविद्यालय के विकास और उसके भविष्य को रचने में भी हमारी क्या भूमिका होगी, ये हम सब मिलकर एक साथ बैठकर हंसते खिलखिलाते और बातें करते हुए अपनी स्मृतियों को साझा करें। समस्त ছাত্র ছাত্রীরা এই প্রান্তে, এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বা বিদেশে আপনারা যেখানে আছেন, আপনারা এই সমাগমে যোগ দিন, আপনাদের পরামর্শ দিন, আর এটাও বলুন যে আপনারা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি প্রত্যাশা করেন। আপনার জানাচ্ছি, धरती के जिस हिस्से पर हम आज खड़े हैं, इस हिस्से से आपकी ढेर सारी स्मृतियां, कई राग, कुछ विराग जुड़े हुए हैं। उन स्मृतियों को फिर से एक बार याद करने के लिए और हमारे साथ साझा करने के लिए विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करते हैं। বিশ্ববিদ্যালয়ত আপুনি উপভোগ কৰা আনন্দ আৰু উল্লাসৰ ক্ষণ, পাৰ কৰা সংগ্ৰামৰ বহু মুহূৰ্ত, আপোনাৰ বিশাল অনুভৱ সাগৰত জীৱন্ত হৈ থকা প্ৰিয় শিক্ষক, বন্ধু বান্ধৱী, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো প্ৰিয় স্থান আৰু আপোনাৰ মন স্মৃতিত বিচৰিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনে বহু কথা জীপাল কৰি তুলিবলৈ আহক লগ হওঁ এই বৰ্ষৰ শিক্ষক দিৱসত। आपकी स्मृतियों को जीवंत रखने और इस विश्वविद्यालय के विकास में आपके योगदान को बनाए रखने के लिए इस ज्येष्ठ विद्यार्थी समागम कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। ସେହି ସମାଗମରେ ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଯେତେ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏହି ସମାଗମରେ ଆସି ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ହିନ୍ଦୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗର୍ବକୁ, ଗୌରବକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ। साबिका तलबा मीट यौम असातिज़ा 5 सितंबर 2020 को मुनक़िद की जा रही है। आप तमाम साबिक़ तलबा यहाँ पर अपने एहसास, जज्बात और तजुर्बात शेयर करने के लिए मदऊ हैं। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ದಿನದಂದು ಈ ಶುಭ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲುಂ ವಿದೇಶತ್ತುಂ ತಾಮಸಿಕ್ಕುನ್ನ पूर्व विद्यार्थिगळे ಈ ऑनलाइन ವೇದಿಕೆ स्वागतम ചെയ്യുന്നു। आपके सपने हमारे विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन बन सके, हमारे आने वाले विद्यार्थियों को उससे कुछ प्रेरणा मिल सके, इसी उद्देश्य से हमने 5 सितंबर को एक समागम आपके साथ स्थापित किया है।
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आसीरियर दिन विला वाह इंद पुण्य निलयिल भारत मुलवदलुम उल मट्रुम पलवेल नाडु हालिल उल नमद पुहुल पेट्र मूत माड़वरहले पलहले कलहत्तिन ऑनलाइन मेडको अनगुडम वर्गिरोम वारंगल इंद आसीरियर दिन विलाइल संदीपोम। ये एक सुनहरा अवसर है आप सभी को अपने शिक्षकों से मिलने का, अपने साथियों के साथ अपने विचार साझा करने का और अपनी स्मृतियों को तरोताजा करने का। तो आइए मिलते हैं 5 सितंबर को ज्येष्ठ विद्यार्थी समागम समारोह में। ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ತಮಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। प्रिय मित्रों, आपका विश्वविद्यालय 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर अपने ज्येष्ठ विद्यार्थियों का एक ई समागम आयोजित कर रहा है। यह अपने विश्वविद्यालय के परिजन, गुरुजन और मित्रों से मिलने का अनूठा अवसर है। आइए जुड़िए और मिलिए। ఈ విద్యా సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా మన విశ్వవిద్యాలయంలో ఆన్లైన్ పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నాం। ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మీరందరూ పాల్గొనాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం। इस ऑनलाइन मंच ते ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। તમારા અનુભવો, કેટલાક પ્રિય શિક્ષકો, કેટલાક મિત્રો અને પરિસરના કેટલાક સ્થળો સાથે હશે। તે ખુશીઓ સંઘર્ષની સાથે પોતાના શિક્ષકો, મિત્રો અને પ્રિય સ્થળોને ફરી યાદ કરવા માટે તથા અમારી સાથે તમારી સ્મૃતિને વાગોળવા કેમ્પસ સાથે જોડાયેલી દુનિયામાં સ્વાગત કરવા માટે ઉત્સુક છે। भवतां स्मृतीनां स्मरणानां च अत्र इदं पुण्यस्थलं वर्तते। अतः भवन्तः सर्वेपि तस्मिन् समारोहे समागत्य भवतां स्मृतीनाम् एवमेव विश्वविद्यालये विद्यमानानां भवतां प्रियस्थलानां। आज जब भारत नई शिक्षा नीति के साथ भारतीय भाषाओं में शिक्षा, भारतीय आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा, यानी शिक्षा क्षेत्र में समग्र परिवर्तन कर रहा है, ऐसे में इस विश्वविद्यालय के ज्येष्ठ विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ जनों की भूमिका बढ़ जाती है। भाषा के माध्यम से राष्ट्र बनाना और व्यक्ति को सक्षम बनाना, ये सपना जो देखा था, उस सपने को साकार होते हुए देखने के लिए हम आपका आमंत्रण करते हैं। आपका आमंत्रण करते हैं कि आप अपनी स्मृतियों को आइए ताजा करिए, अपने सपनों को फिर नया करिए, उनमें नए रंग भरिए, अपने बिछड़े हुए मित्रों से मिलिए। इसके लिए 5 सितंबर को आप आमंत्रित हैं अपने मित्रों से मिलने के लिए, अपने विश्वविद्यालय से मिलने के लिए, जिसके साथ आपने साझा किए हैं अपने सपने, अपने जीवन के अनमोल पल, अनमोल समय। आइए, सबका स्वागत है। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। सच में कई वर्ष पहले आदरणीय पाठक जी को इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में मैंने साक्षात आपसे रूबरू होने का अवसर मिला था, आपको सुनने का मौका मिला था, और आज इस आभासी माध्यम से आपको सुनकर के सच में मन का पुष्प खिल उठा है। आपका जो अनुभव है और उस अनुभव जो काम करने का अनुभव है और आपका जो कार्य है, कार्य विस्तार है, जो काम का प्रतिरूप है, उसको दिल्ली में मुझे देखने को भी एक अवसर मिला है और उसको देख करके सच में लगता है आपसे प्रतिस्पर्धा करने का मन, प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा होती है। जिस तरह से आपने प्रतिस्पर्धा किया,
सच में एक टिप्पणी में पढ़ रहा था पिछले दिनों अपने महामहिम राष्ट्रपति जी का, जिसमें वह आपको महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर का एक तरह से मिला जुला रूप वो उन्होंने आपको संबोधित करते हुए कहा था। सच में आपके काम को देख करके लगता है कि आप बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के काम को न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उसको शिद्दत से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने न सिर्फ देश में बल्कि इस देश की छवि को दुनिया भर में पहुंचाया है, फैलाया है। आपकी कीर्ति जो है वो अपने देश की, अपने समाज की कीर्ति है। आप आज अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाल करके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के इस आभासी पटल पर आकर के हमारे श्रोताओं दर्शकों को संबोधित किए। अपने अनुभव, ज्ञान और काम के माध्यम से हमें और सभी श्रोताओं दर्शकों को आपने प्रेरित किया। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आपके प्रति कि आपने समय निकाला और इस कोरोना काल में, जबकि स्वाभाविक है कि सबकी व्यस्तताएं चरम पर हैं, घर में रहते हुए व्यस्तता बढ़ गई है, ऐसे में आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे पाठकों और दर्शकों के लिए समय निकाला और इस ई ज्ञान श्रृंखला की एक मजबूत कड़ी आप बने और हमारे पाठकों को प्रेरित किए, दर्शकों को प्रेरित किए, श्रोताओं को प्रेरित किए अपने उद्बोधन के माध्यम से। मैं पुनः महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जो कृत संकल्पित हैं इस श्रृंखला को लगातार आगे बढ़ाते रहने के लिए, आपकी प्रेरणा से ये श्रृंखला प्रारंभ हुई है और अनवरत संचालित हो रही है। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति भी अपना आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही इस आभासी मंच से जुड़े सभी अपने मित्रों जो इस मंच के माध्यम से जुड़ करके मुझे खास करके इस विश्वविद्यालय परिवार को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि ज्ञान की गंगा लगातार बहाया जाए और उस गंगा के ज्ञान, पवित्र ज्ञान से अगर हमारे मन में कुछ नया करने का संकल्प पैदा हो सके तो मुझे लगता है कि ये श्रृंखला अपने को चरितार्थ करेगा। मैं सभी दर्शकों श्रोताओं के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं कि उनकी सक्रिय सहभागिता और लगातार उपस्थिति से हमें प्रेरणा मिलती है इस कार्यक्रम को संयोजन में। इस कार्यक्रम के संयोजन में हमारे कई मित्र सक्रिय रूप से सहयोगी रहते हैं, जैसे डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा जी जो इस श्रृंखला के सहसंयोजक के रूप में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अरविंद कुमार जी तकनीकी सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, और मिथिलेश कुमार जी, राजदीप राठौर जी, हेमंत दुबे, अनिल डोरे जैसे हमारे तभी मित्र जो इस कार्यक्रम के संचालन में मेरा सहयोग करते हैं, मैं सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। और मैं अपने मित्र डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति के प्रति भी आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि अशोक कुमार ज्योति ने दिल्ली से माननीय विंदेश्वर पाठक जी को मुझसे जोड़ने का काम किया, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कई दिनों से लेकिन संभव नहीं हो रहा था। मैंने अनुरोध किया अशोक कुमार ज्योति जी से और उन्होंने संपर्क सूत्र का काम किया और जोड़ा और माननीय विंदेश्वर पाठक जी को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया इस ज्ञान की श्रृंखला में। मैं अशोक कुमार ज्योति जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं और आदरणीय पाठक जी के सहयोगी गौरव सोलंकी जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं। गौरव सोलंकी जी ने भी हमारे इस संयोजन में सहयोग कर श्रद्धेय पाठक जी को हमें जोड़ा। मैं आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सबका दिन शुभ होगा। हम अगली कड़ी में पुनः जल्दी मिलेंगे। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा।